नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे साथी आशिफ रशीद। आज सलाम जी के प्रोग्राम में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आज का दिन बेहद कुछ खास भी है आसिफ, क्योंकि नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है और नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। तो पूरे दिन क्या कुछ रहेगा, खबरों की हम बात करेंगे, किस तरीके से सरहदी इलाकों का हाल है वो भी आपको बताएंगे, पूरे दिन क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन शुरुआत नवरात्रों के साथ। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम उन तमाम लोगों को जो आज भी हमारे साथ जुड़े हैं और आज भी हमारे इस खास प्रोग्राम सलाम जीके को देख रहे हैं। 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे का ये प्रोग्राम हर रोज की तरह आज एक बार फिर मैं और हर्ष आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के प्रोग्राम में एक बार फिर तमाम तर सियासी और साथ ही साथ मजहबी और इक्तसादी मामलात पर बात होगी, जबकि रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में क्या कुछ सरगर्मियां हैं, चाहे वो सियासी तरीके से हो या फिर अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करें वो क्या कुछ है, और उसके अलावा मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है पिछले 24 घंटों से और आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, क्या चहल पहल रहेगी, क्योंकि आम इंतखाबात सिर्फ 4 दिन की दूरी पर हैं अब और 11 अप्रैल से वोटिंग शुरू होनी है और उससे पहले सियासी बयानबाजी भी जारी है। और ऐसे में वजीर आजम साहब का भी बयान सामने आया है, वो भी आपको बताएंगे कश्मीर के हवाले से और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर भी वजीर आजम का बयान सामने आया है। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का आगाज, आज नवरात्रों का आगाज हो चुका है। सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज की तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री मां का दिन है, मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि सुबह सुबह किस तरीके से श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि हर दिन मां का दिन होता है, सोमवार हो, मंगलवार हो, पूरा हफ्ता मां का दिन कहा जाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि सोम सोम दे भरे भंडारे मेरे मैया, मंगल मेहरदा बख्शो दान बाता, बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे, वीर वीरता दा बख्शो दान माता, शुक्र शुक्र करा हर वेले, शनि शांति दे उन समान माता, एतवार विश्वास यकीन होवे, पूर्ण कर दो मेरे सारे काज माता। जो ये हफ्ते का पूरा दिन होता है, ये माता हर दिन भक्तों पर कृपा करती है, हर दिन भक्तों पर कृपा। 9 दिन भक्तों के घर में माता विराजती है। श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो आज सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ी हुई है। मां शैलपुत्री का दिन और लोग पूजा करने सुबह सुबह मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल हर्ष, आज सुबह से हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी। लोग सुबह से मंदिरों का रुख कर रहे थे अपने परिवारों के साथ। रियासत जम्मू और कश्मीर और अपनी अपनी रियासतों के लिए लोग जो है मुख्तलिफ जगहों पे मंदिरों में जाकर मखसूस दुआएं मांग रहे थे, ताकि मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन और शांति के साथ साथ आपसी भाईचारा है वो कायम और दायम रहे। और रिवायती तरीके से अपनी जगहों पर जो कल्चर है उसके हिसाब से तमाम चीजें हो रही हैं, पूजा हो रही है। और विशेष पूजा इसलिए भी क्योंकि आज नवरात्रों का त्योहार, नवरात्रों का जो आगाज हुआ है वो मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी और अलग अलग जगहों की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अयोध्या से भी हैं, केरला से हैं, दूसरी जगहों पे हमने आज सुबह से ही देखा। और ऐसे में तमाम जगह पर सिक्योरिटी के भी तमाम तर बंदोबस्त जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। सख्त इंतजामात इसलिए भी क्योंकि नवरात्रों का दिन है, साथ में चुनावी माहौल भी है हर्ष, और ऐसे में सिक्योरिटी चैलेंजेस भी काफी रहते हैं, लोगों की ज्यादा भीड़ उमड़ी रहती है। मौसम बहार का भी आगाज है, तो आज इस शानदार और खूबसूरत मौसम में अगर आज की बात करें तो आगाज हो चुका है नवरात्रों का। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोगों की लंबी लंबी कतारें तमाम मंदिरों के अंदर, और ऐसे में खास दुआएं मांगकर अमन और शांति के लिए जो है वो कामनाएं की जा रही हैं। बिल्कुल आसिफ, अगर बात वैष्णो देवी की करें तो वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं का आंकड़ा कई लाख तक पहुंच सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। पूरी तैयारी की गई है। ये हर मंदिर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि मंदिरों में किस तरीके से सुबह सुबह का वक्त है और शैलपुत्री मां का पूजा करने के लिए लोग सुबह सुबह मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी आस्था से वहां पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आस्था, ये माता बड़ी देवकाली है, भगवान राम की कुल देवी है। भगवान राम जब पैदा हुए थे तो माँ कौशल्या उनको लेकर के गोद में दर्शन कराने आई थी। साथ में सरजू माता और सब परिवार पूरा अयोध्या आया था दर्शन करने के लिए। उसके प्रक्षेप में ऊपर राम मंदिर बना हुआ है, बालू भगवान राम का मंदिर है, माता कौशल्या का है, सरजू का है। और ये माँ बड़ी देवकाली के नाम से प्रसिद्ध है।
और ये 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों साकार रूप में है। आप इनका दर्शन पा सकते हैं, पिंड रूप में नहीं है। और यही इनका पिंड रूप वैष्णो देवी है। यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु पैदा होता है, तो उसको लेकर के दर्शन कराने आते हैं। जब किसी के घर में प्रथम आगमन पर बहू आती है तो उसको लेकर के दर्शन कराने आते हैं। मुंडन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। और तमाम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गेस्ट हाउस वगैरह नहीं बुक कर पाते हैं, और यहाँ विवाह भी कराते हैं। और यहाँ का प्रसिद्ध है नीर जल है, जो माता जी को स्नान कराने के बाद जो जल निकलता है उसको आंख में लोग डालते हैं, और आंख किसी भी प्रकार का रोग हो तो ठीक हो जाता है। तो अब ये पूरी 9 दिन यहाँ पर मंदिर में? जी हाँ, 9 दिन ये पूरा, अब की तो 8 दिन का है नवरात्र, तो 8 दिन मेला चलेगा। और बहुत सुबह 4 बजे आरती होती है, और दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद, श्रृंगार कराने के बाद जो है 4 बजे भोर में आरती माता जी की होती है। आज माँ शैलपुत्री का दिन है। हमारे यहाँ कहा जाता है काशी में कि शैलपुत्री प्रत्यक्ष, अगर आप किसी भी चीज की मनोकामना रखते हैं, कोई भी कामना आप चाहते हैं कि जैसे आज लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा हो, और जैसे रोग व्याधियों से आदमी ग्रसित हो, इस तरह की किसी तरह की भावना हो आपके अंदर, या सफेदी के दाग हो, इस तरह की चीजों को अगर आप भगवान के पास, माला नहीं मांगती है भगवती, अड़हुल के फूल का एक कली अगर आप लेके जाते हैं तो वो उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। और उसी उपलक्ष्य में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हर तरह के, यहाँ पे बंगलामुखी, दुर्गा सप्तशती, हर तरह के हर मंदिरों में आज पाठ होते हैं। आज बाहर से कौन से दिन की शुरुआत होती है? आज प्रथम दिन नवरात्र का है, शैलपुत्री जी का। लेकिन हमारे यहाँ शैलपुत्री जी थोड़ा हमारे काशी में थोड़ा दूर पड़ती हैं, इसीलिए लोग दुर्गा मंदिर में ही बहुत लोग आ जाते हैं। क्या लाभ मिलता है आज के दिन? लाभ की कामना मत कीजिए। लाभ तो इतना मिलता है जिसकी आप अनुकंपा नहीं कर सकते कि कितना लाभ हो सकता है। आज भगवती से आप जो भी मांगिएगा वो मिलता है। आज पहला दिन है, शैलपुत्री की पूजा होती है, लेकिन ये माता कुष्मांडा का दरबार है, यहाँ 9 दिन पूजा होती है। कौन सा खास दिन है आज? नवरात्र का पहला दिन है आज। हिंदू रीति रिवाज से नए वर्ष का पहला शुरुआत हो रहा है। नवरात्रि का क्या खास महत्व है और क्या क्या होता है इसमें, और किस तरह से पूजन होता है? ये चैत का नवरात्र है, इसमें माता शीतला का पूजा भी होता है। ये चैत का नवरात्र, इसमें माता शीतला का पूजा होता है, लेकिन ये बनारस से माता कुष्मांडा है, इनके 9 दिन पूजा इनका होता है। आस्था ये माता, तो माँ शैलपुत्री का दिन, शैलपुत्री माता का दिन है आज, और मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। बहुत लाभ होगा ऐसा कहना है पंडितों का भी। सभी ये जानते हैं कि माता पूरे 9 दिन भक्तों के घर में विराजेंगी, और लोग पूरी आस्था के साथ मंदिर में उमड़े हुए हैं। अयोध्या की बात कर ली जाए, केरल की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, पूरे देश में आस्था का माहौल है। और चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ये भी कहा जाता है कि आज से नए साल की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के अनुसार हो जाती है। आज मां शैलपुत्री का दिन, और शैलपुत्री मां को मनाने के लिए हर भक्त मंदिर में जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। अगर बात वैष्णो देवी की करें तो वैष्णो देवी में भी लोगों का तांता काफी लगा हुआ है। शक्तिपीठ जहां पर है देवी के, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रों का दिन है, और नवरात्रों में मां को मनाने के लिए सभी भक्त पहुंच रहे हैं। मां शक्ति पूरी तरीके से भक्तों को उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मां को मनाने के लिए सभी लोग श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता पूरी तरह से मंदिरों में लगा हुआ है। मनोकामना माता सभी की पूर्ण करेंगी, ऐसा लोगों का मानना है और करते भी हैं। तो आज सुबह से ही मंदिरों में लोगों की भीड़ जुटी है और अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, खास दुआएं की जा रही हैं, ताकि विश्व भर के साथ साथ खासतौर से पूरे भारतवर्ष में और रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए भी खुसूसी दुआएं, जो हालात हैं उनमें मजीद बेहतरी आए। और आज नवरात्रों का आगाज हो चुका है।
तो चलिए ये तो बात हुई नवरात्रों की, क्योंकि नवरात्रों का जो है पर्व आ चुका है और पूरे 9 दिन मां विराजेंगी। तो दूसरी तरफ आसिफ लोकसभा चुनाव भी है, यानी चुनावी मौसम भी है और चुनावी मौसम में बयानबाजी लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि बयानबाजी हो रही है। और बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी सभी जारी है। अगर बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला लगातार जहां पर केंद्र पर हमलावर रहे, बयानबाजी की, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। अब फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे दिल्ली पर आरोप मढ़ दिया। बिल्कुल, चक धराना के इलाके में वो आवाम से खिताब कर रहे थे और इस दौरान एक बार फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पे मरकज को निशाना बनाया कि मौजूदा हालात के लिए मरकज जिम्मेदार है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक बार बार दिल्ली की तरफ से रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ धोखा हुआ है, यहां के लोगों के साथ धोखा हुआ है। और एक बार फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आवाम से ये वादा करते नजर आए कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो रीजनल ऑटोनॉमी, जो शुरुआत से ही उनका एक मुद्दा रहा है, वो एक बार फिर उसको दोहराते हुए उन्होंने वादा किया कि रीजनल ऑटोनॉमी मिलेगी रियासत जम्मू और कश्मीर को। और तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब सिविलियन ट्रैफिक को रोका जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में सरकार के उस फैसले पर तनकीद की जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हाईवेज जो हैं उधमपुर से बारामूला तक हाईवेज को बंद रखा जाएगा हफ्ते में 2 दिन के लिए, सिविलियन ट्रैफिक मूवमेंट जो है। और ये इस कानून के तहत जो ये नया हुक्मनामा जारी किया गया है गवर्नर इंतजामिया की जानिब से, उसके मुताबिक आज से ये हुक्मनामे के मुताबिक आज इस पर अमलावरी शुरू हो जाएगी और आज से रियासत जम्मू और कश्मीर में हाईवेज पर इस हुक्मनामे के तहत जो है सिविलियन ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसको रोका जाएगा। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, आम इंतखाबात की वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज के इजाफी दस्ते हैं वो वादी में पहुंचाए जाते हैं और उस पर आम इंतखाबात से पहले फोर्सेज की जानिब से जो है वो रुख किया जाएगा वादी की जानिब। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस पर भी तनकीद की पीएम मोदी की, और साथ ही साथ कि जो लोगों का, अवाम का बीजेपी की पर एतमाद था, जिसके लिए वोट दिए गए थे, जिस पर 20 से ज्यादा जो है सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब की तरफ से और मरकज की तरफ से जो खासतौर से है, दिल्ली ने हमेशा श्रीनगर के साथ या यहां के अवाम के साथ जो है धोखाधड़ी की है और बार बार उन्हें आम इंतखाबात से पहले सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की गई है। ताहम जैसे ही इंतखाबात खत्म होते हैं यहां पर हालात एक बार फिर नामुवाफिक हो जाते हैं, यहां वापस लोगों का आजादाना तरीके से घूमना बेहद मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला लगातार आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पर, केंद्र सरकार पर आरोप सीधे सीधे लगाया गया कि जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए जब भी बात आती है दिल्ली उसमें रोड़ा अटकाती है। हम कोशिश करेंगे, हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके, इस पर पूरी बातचीत कर सके, उनसे राब्ता होगा हमारा। केंद्र सरकार पर सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है। अभी ये फैसला लिया गया सिर्फ कि रविवार और बुधवार को हाईवे बंद रहेगा, वहां पे सुरक्षा काफिला सिर्फ गुजरेगा, स्थानीय लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी गई। उस पर भी फारूक अब्दुल्ला बरसे हैं केंद्र सरकार पर और कहा है कि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, इस कारण ऐसा किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आरोप मढ़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा उमर अब्दुल्ला साहब ये कह गए कि जम्मू कश्मीर को रियासत कोई ऐसे ही नहीं तोहफे में नहीं दी गई है, उसका अलग से प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसको लेकर काफी सियासत हुई, रिएक्शन भी सामने आया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी बोले हैं। फारूक अब्दुल्ला का सीधा सीधा केंद्र सरकार पर निशाना है। केंद्र सरकार के लिए वो कहते हैं कि दिल्ली कश्मीर का भला नहीं चाहती। विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, उमर अब्दुल्ला का बयान हम काफी दिनों से सुन रहे हैं, जहां पर वो अलग प्रधानमंत्री की मांग कर रहे थे, इसको लेकर काफी सियासत हुई और बयानबाजी हुई। अब फारूक अब्दुल्ला साहब ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब भी बेहतरी का काम आता है या बेहतरी के बारे में सोचा जाता है तो दिल्ली पूरा रोड़ा अटका देती है, केंद्र सरकार रोड़ा अटका देती है। देखिए, आज इस वक्त इलेक्शन का दौर है और जो जिनको सूट करता है उसी हिसाब से बोलते जाते हैं। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज रियासत जम्मू कश्मीर को
दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। इससे पहले जो यूपीए की हुकूमत थी उसने भी एक बड़ा पैकेज दिया था, और पैकेज ये लेकर के भी फिर ये कहते हैं कि केंद्र सरकार को क्या इंटरेस्ट है। वरना क्या आपको नहीं लगता है कि कोई भी सरकार जो सेंटर में बैठी हुई है वो चाहेगी कि उनके टेन्योर में कश्मीर के हालात ठीक हो? ये सिर्फ वोट की खातिर कुछ सियासतदान कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको सूट करता है वोट बैंक को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। और वैसा ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जितने भी बड़े नेता कश्मीर के ऐसा बोलते हैं। जी, हाईवे को लेकर अगर बात कर विनोद, तो हाईवे को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये किया गया है, जब 2 दिन रविवार और बुधवार को सुरक्षा काफिला गुजरेगा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि पूरी राजनीति के तहत इसको किया गया है। आखिर पहले ऐसा क्यों नहीं किया, चुनाव के वक्त क्यों? हालांकि सेना ने यह साफ किया है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया गया। हर्ष, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। जी विनोद, मेरा सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला ये आरोप लगा रहे हैं हाईवे को लेकर, जो रविवार और बुधवार को बंद किया गया है स्थानीय लोगों के लिए, तो वो कह रहे हैं कि अब चुनावी वक्त में ऐसा क्यों किया गया, जबकि सेना ये पूरी तरह से साफ कर चुकी है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कारण है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसा किया गया है। देखिए हर्ष, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज इतना जोखिम नहीं ले सकते हैं। पुलवामा के बाद एक मरतबा फिर बनिहाल में कोशिश की गई है कॉन्वॉय पर अटैक करने की, और जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उन लोगों के जो इनपुट उनसे मिली है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक और बड़े हमले की फिराक में है। तो कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चाहेगी कि कॉन्वॉय के दौरान कोई प्राइवेट वाहन, प्राइवेट व्हीकल वहां से गुजरे और फिर ऐसा पुलवामा जैसा हादसा हो। तो मुझे लगता है सियासत से हट करके इसको देखना चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाना चाहिए, ना कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आप इसको भी उसी तरीके से ले जैसे बाकी 370-35 को ले रहे हैं। बिल्कुल, इसकी अगर धोखे की बात करें, जो कहते हैं फारूक अब्दुल्ला कि दिल्ली हमें धोखा दे रही है, लेकिन इतने सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर क्या कर रही थी? जब दिल्ली उन्हें धोखा दे रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी दिल्ली की गोद में बैठे रहते हैं। जो भी हुकूमत बनती है रियासत जम्मू कश्मीर में, वो दिल्ली वालों की गोद में ही बैठे रहते हैं। पिछली हुकूमत देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले दिल्ली में बैठे हुए थे। अब 2014 वाली हुकूमत देखें तो महबूबा मुफ्ती उनके गोद में बैठी थी। तो कहीं ना कहीं रियासती सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर के तालमेल करके, सेंसिटिव स्टेट है, तालमेल बना करके ही चलना पड़ता है। लेकिन इस वक्त इलेक्शन का दौर है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कुछ भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा बाहर कोई कंडीशन इस वक्त नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला बोले हैं कि दिल्ली के जब भी जम्मू कश्मीर की बेहतरी की बात आती है, दिल्ली उसमें रोड़ा अटकाती है। क्या कुछ सरकारों ने किया है वो हम भी जानते हैं, और सब जानते हैं कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर के विकास के लिए किया गया है। खैर, बयानबाजी तो होगी ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। अभी हालांकि लोकसभा चुनावों की जो 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए चुनावी रैली की जा रही है, और लगातार बयानबाजी चाहे पीडीपी की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात। दूसरी जानिब रुख करें अगर मरकज का, तो वजीर आजम साहब की तरफ से भी बयान सामने आया है। एक तरफ आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, सबकत हासिल करने की कोशिश है। ठीक 4 दिन इंतखाबात को बाकी रह गए हैं, जब पहले मरहले के तहत वोटिंग होनी है, और उससे पहले वजीर आजम साहब का भी एक और बयान सामने आया है पाकिस्तान को लेकर भी। और हाल ही में जो कुछ दिन पहले कांग्रेस की जानिब से 2019 इंतखाबात के लिए जो इंतखाबी मंशूर, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उस पर भी उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को निशाना बनाया, और साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रियासत जम्मू और कश्मीर में जो इत्तेहाद था पार्टी का पिछले 3 साल या 4 साल की बात करें, तो इस दौरान उसकी वजूहात क्या रही, इन तमाम मुद्दों पर जिक्र किया। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान वजीर आजम साहब की तरफ से बयान आया। कल हालांकि देहरादून में भी उन्होंने अफसपा पर, जिस तरीके से इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस ने ये अफसपा में तरमीम या उसमें बदलाव की कोशिश की है, उस पर भी उनने कांग्रेस पर तीखे वार किए। जबकि दूसरी जानिब देखें तो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जहां पाकिस्तान से बातचीत के हवाले से बात की, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर भी
पीडीपी को भी आड़े हाथों लिया, जो इससे पहले उनका इत्तेहाद था, और वजीर आजम साहब की तरफ से कांग्रेस के मंशूर पर कहा गया कि पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता ताकतों को जबान करार दिया, और उन्होंने कहा कि ये मंशूर वो है जिससे उनके मुखालफिन भी खुश होते हैं। अगर अफस्पा कानून में कोई नजरसानी की जाती है तो इससे सिक्योरिटी फोर्सेज की हौसले में कमी होगी, यानी कि उनका मनोबल गिर भी सकता है। उनने पीडीपी के साथ इत्तेहाद नागुज़ेर करार दिया, लेकिन साथ ही साथ वजीर आजम साहब की तरफ से कहना था कि महबूबा मुफ्ती के साथ कुछ इख्तलाफ पैदा हुए, इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान और दहशतगर्दी के मामलात पर जो बातचीत होनी थी, जिसमें बीजेपी का सख्त रवैया था, जिस पर कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ढीली पड़ी, और यही वजह थी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हम अलग हुए। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज की जो खुसूसी अख्तियारात हैं, अफस्पा की नजरसानी पर वजीर आजम की तरफ से कहा गया कि अगर अफस्पा कानून को हटा दिया जाता है तो आप कभी बाकायदा तौर पर इसका जायजा लेना चाहिए था कांग्रेस को। अगर आप इस तरह की बात मंशूर में अवाम के सामने लाते हैं, एक बार जरूर अवाम को इन चीजों पर देखना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सेपरेटिज्म को लेकर, मिलिटेंसी को लेकर भी बात की कि यानी जो अलगाववाद है उसके खिलाफ और जो मिलिटेंसी के खिलाफ, यानी एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस जो फौज की तरफ से जारी हैं, उनमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, सेपरेटिज्म को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसके लिए कोई रियायत नहीं, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो लोग बंदूक का रास्ता थामे हैं, उनकी वजह से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है, तशद्दुद भड़के हैं, और ऐसे में कई लोगों को नुकसान पहुंचा है, सिक्योरिटी फोर्सेज को भी, जबकि वादी के अंदर आम लोगों को भी नुकसान। और ऐसा दोबारा ना हो, वजीर आजम साहब की तरफ से ये कहा गया कि वो आतंकवाद और अलगावाद के खिलाफ अपनी जो कोशिशें हैं, जो ऑपरेशन है, उसको जारी रखेंगे। तो बिल्कुल एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है पीएम मोदी ने, ये सारी तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार जम्मू कश्मीर में लगातार सेना कर रही है और वो जारी भी रहेगा। सोहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोहेल, कल पीएम नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू सामने आता है, एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तमाम सारी बातें अफसपा को लेकर हो या फिर सेना को लेकर हो, उन्होंने तमाम सारी बातें कही। अगर जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को अफसपा को लेकर कहा कि कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए था। जो कांग्रेस अब चिल्ला रही है, अब बोल रही है, चुनावों के टाइम कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, अलगाववादियों को लेकर हो या फिर आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई को लेकर हो, कहा कि हमारी सरकार यानी आगे भी आएगी तो ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तमाम बातें जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली है, कश्मीर को लेकर उन्होंने बड़े सीरियस एफर्ट्स किए हैं। और अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। वो लोग जो लोग अमन नहीं चाहते हैं और अपनी दुकानदारी को सिर्फ चलाना चाहते हैं, वो पिछले 70 साल से रेलिवेंट भी बनते रहे और इररेलिवेंट भी बनते रहे और कश्मीर के काज को एक्सप्लॉइट करते रहे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की क्लियर एक इंडिकेशन थी कि टेरर को टेरर की तरह देखा जाएगा और टू टायर डिप्लोमेसी पे जब भी बात होगी तो इंडिया सबसे आगे बात करने को तैयार होता है। लेकिन देखा यह गया कि पिछले 2-3 साल से काफी फर्क पड़ा है। लेकिन देखिए हमारी इलेक्शंस में जो भी इलेक्शंस हुई, पंचायत की हुई, कॉर्पोरेशन की हुई, तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो देखिए कितनी है। तो मैक्सिमम लोग जो है रियासत जम्मू कश्मीर के 80-90% वो अमन चाहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, वो रिवाइवल ऑफ टूरिज्म चाहते हैं, वो साजगार माहौल चाहते हैं। और बड़ा एक छोटा सा चंक है जो पाकिस्तान की आवाज बोलता है या बाकी चीजों में मुलव्वस रहता है और पूरी स्टेट को गुमराह करता है। तो उसके लिए एक जबरदस्त मैकेनिज्म जो है उसकी बनाने की जरूरत है और उसमें रीजनल पार्टीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े रहना। जी सोहेल, अब बात करें अगर गठबंधन को लेकर तो गठबंधन मंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ जब बीजेपी का गठबंधन था कुछ शर्तों के साथ वो गठबंधन किया गया था। हालांकि गठबंधन टूटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोले कि कुछ ऐसी बातें रही जो पीडीपी के साथ वो सहमत नहीं हो पाई है, इस वजह से ये गठबंधन टूटा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भी उन्होंने बोला कि युवाओं को बेहतर भविष्य हो वो हम चाहते हैं, जो कि वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी करार देती हैं, हम करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। देखिए वो जो कोलिशन बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था और पीडीपी
तो चाहती थी सत्ता में आना, लेकिन बीजेपी के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट था कि रियासत जम्मू कश्मीर में किसी तरह हमारी सरकार इंस्टॉल हो, और वो सरकार आई भी और चली भी गई और टाइम वेस्ट किया, लोगों की एस्पायरेशंस पे खरी नहीं उतरी और कोई काम धंधा नहीं हुआ। और वो कश्मीर जो ठीक होते जा रहा था उमर साहब की वक्त में, वो कश्मीर वहीं 92 की सिचुएशन में आ गया जिसको 10-15 साल लगे थे ठीक करने में, लोगों का जो कॉन्फिडेंस बहाल करने में। तो वो एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। और वो ठीक कहते हैं कि जब आप सत्ता में होते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी रियासत को का भला कैसे हो, रियासत का विकास कैसे हो, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उनकी जबान बोलनी चाहिए जो हमेशा फ्लेयर अप करते रहे कश्मीर काज को और कश्मीर की आवाम को गुमराह करते रहे। सोहेल साहब, एक तरफ जहां सेपरेटिज्म को लेकर वजीर आजम साहब कहते हैं कि हम इनके खिलाफ जो है, जो भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल हैं या इस तरह की कोई बात करता है उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, ताहम दूसरी तरफ तमाम पार्टियां, ज्यादातर उनमें रीजनल पार्टीज हमने देखा है, इलाकाई जमातें जो ये कहती हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की जाए, हुर्रियत को शामिल किया जाए। तो ऐसे में सिचुएशन आके फिर कहां खड़ी हो जाती है? क्योंकि जब आप दो पार्टियां, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी और दूसरी जानिब बीजेपी, ताहम दोनों के नजरियात नहीं मिलते, अलग अलग। तो स्टेट को कहां खड़े होते देखे, क्योंकि लोगों का भी नुकसान होता है इस दौरान। देखिए, एनएफ 70 साल हो गए कश्मीर की वबा को, इस बीमारी को चलते हुए, और इसका इलाज ढूंढने की जरूरत है, और सिर्फ इलेक्शंस को देखते हुए इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सकता। देखिए, जब उनको रीजनल पार्टीज को जरूरत होती है, क्योंकि हुर्रियत का एक वोट बैंक है, एक हुर्रियत की एक सिंपैथेटिकल ग्राउंड्स हैं, तो वो उनके साथ चल पड़ते हैं। जब हुर्रियत प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहती है, होम मिनिस्टर से मिलना चाहती है, तो वो होम मिनिस्टर से मिलती है, प्राइम मिनिस्टर से मिलती है, पाकिस्तान के एम्बेसडर से मिलती हैं। जब वो नहीं चाहते हैं कश्मीर में हालात ठीक हो तो वो दूसरी लैंग्वेज शुरू कर देते हैं, शटडाउन कैलेंडर आ जाता है, और वो चल ही रहा है वो कैलेंडर अभी तक। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलेंगी। या तो आपको नेशनल बिल्कुल सोहेल, अगर पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, पाकिस्तान को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान आतंकवाद जब तक अपनी धरती से कम नहीं करेगा हम बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी ये कहा कि पाकिस्तान पे जब कड़ा प्रहार होता है कांग्रेस की आंखों में आंसू होते हैं और कांग्रेस को दर्द होता है, तो पाकिस्तान से बिल्कुल बातचीत नहीं की जाएगी। सर देखिए, पाकिस्तान में जो क्रॉप है मिलिटेंसी की, वो एकदम खत्म हो पाना तो नामुमकिन सी बात है। कुछ चीजें तो वहाँ के प्रधानमंत्री को भी नहीं पता होंगी, जो भी वहाँ प्रधानमंत्री है, कि वो क्रॉप कितनी फल फूल चुकी है। और जब जब कोई इंसिडेंट सामने आता है तो वो उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लाल मस्जिद थी, चाहे वो कोई और इंसिडेंट हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारा इनिशिएटिव जो है, हम कहीं किसी भी सतह पे, सवाए पड़ोसी मुल्क होने के नाते, हम किसी भी सतह से पाकिस्तान से मेल नहीं खाते हैं, ना इकोनॉमी में, ना डेमोक्रेसी में, ना किसी और चीजों में, ना आकार में, ना हमारे साइज में, ना पॉपुलेशन में, कहीं भी हम पाकिस्तान के साथ कहीं भी रिलेट नहीं करते, कोरिलेट नहीं करते। तो इसलिए जहां तक टू टायर डिप्लोमेसी की बात है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली बात कर रही है। और जहां तक टेरर के खिलाफ स्ट्रिक्ट होना है, वो भारत को बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको जवाब देना, और दे भी रहे हैं। और मुझे लगता है उसके असर जो नताइज है वो भी आपके सामने आ रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है ओपिनियन बना रहा है कि वाकई इंडिया के साथ जो है पाकिस्तान नाजायज तौर पे टेरर को लेकर तंग करने की कोशिश हमेशा करता रहा है और आज भी कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ। तो जिस तरीके से सोहेल काज़मी बता रहे थे कि पाकिस्तान को लेकर बातचीत नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान में कितने आतंकवादी संगठन है, कितना आतंक है, वो पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री इमरान खान तक को नहीं पता। हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिलाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया एक निजी चैनल को। अगर जम्मू कश्मीर को लेकर बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए वो कहते हैं कि पीडीपी के साथ जब बीजेपी का गठबंधन बना, हमने विकास के नारे के साथ वहां पर सरकार बनाई, विकास किया भी। आप एक संवाददाता हैं, हर इलाकों में गए, विकास का जायजा लिया, विकास की मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों के सामने जो सामने आई है। लोगों का कहना है कि विकास कुछ हद तक हुआ है, कुछ हद तक नहीं हुआ। तो ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? क्योंकि विकास के दावे, जुमलेबाजी हर पार्टी कर रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के विज़िट जो वज़ीर मोदी साहब का जो बयान आया है, उसको देखते हुए अगर देखा जाए जो प्रेजेंट सिचुएशन है कश्मीर की है, वो हम जरूर कह सकते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है। हालांकि सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम नहीं आई है। हम देख रहे हैं कि 1989 से ये यहाँ पे चल रही है, लेकिन
आज तक जितने भी अदवार चले हैं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उसमें आज हमने देखा कि मिलिटेंसी सबसे ज्यादा परवान चढ़ रही है और किस तरह से रिक्रूटमेंट मिलिटेंट्स में हो रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि यहाँ भाजपा का ही दौर चला जब वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम बने थे और उसके बाद वीज़ा-विज़ जो कश्मीर उनकी पॉलिसी थी, उसमें हमने देखा कि किस तरह से यही सेपरेटिस्ट, यही मिलिटेंट्स कैसे नरम पड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त एक स्पेस कहीं ना कहीं उनको फराहम की गई थी जिसमें उन्हें बातचीत के जुम्रे में लाने की बात की गई थी। और वो दौर अगर देखा जाए तो 90 से लेकर आज तक सबसे सुनहरा दौर जो है जम्मू कश्मीर के लिए तस्वुर किया जाता है और पूरे मुल्क के लिए तस्वुर किया जाता है। हर ये बात हम जरूर यहाँ पे दोहराना चाहेंगे कि ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही दौर था जब कश्मीर में लोग डेवलपमेंट के डिमांड कर रहे थे, जब कश्मीर में लोग सेपरेटिज्म की तरफ बहुत कम जा रहे थे, जब कश्मीर में सभी सेपरेटिस्ट को अरेस्ट नहीं बल्कि उन्हें रिलीज किया गया था और माहौल फिर भी बहुत अच्छा था। और फिर भी हमने देखा कि इस तरह से डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ गया था और किस तरह से पीस के लिए जो है वो बातचीत चल रही थी। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा है और इसमें भी कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जो रीजनल पार्टी है पीडीपी के साथ में हाथ मिलाया। और उस दौरान अगर बीजेपी का ये गिला है कि उन्हें पीडीपी ने सही साथ नहीं दिया, क्योंकि पीडीपी सेपरेटिज्म को लेकर कॉपी सॉप चली है जो भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं इल्जाम है, तो उस पर भी, उस चीज के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है, क्योंकि उनको पीडीपी की विचारधारा का खूब पता है। अगर उन्हें पता नहीं है तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी की उस एक्सपीरियंस को चैलेंज कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस भारतीय जनता पार्टी का आज तक जम्मू कश्मीर में रहा है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की बात करी जाए, वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि पीडीपी की जो रंगत थी वो बाद में जाकर पता लगी, इसलिए गठबंधन टूटा है। और बात अगर अलगाववादियों पर कड़े प्रहार की करे तो लगातार वो कह रहे हैं कि अलगाववादियों से बातचीत का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाया जा सकता, उन पे कड़ा प्रहार। केंद्र सरकार अगर आगे भी बीजेपी की सरकार आती है तो अलगाववादियों पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि ऐसे बातचीत नहीं की जा सकती जो लोगों को देखिए हर्ष मैं यही बात बता रहा हूँ, क्या जब 2002 में सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, जब वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या पाकिस्तान के साथ रास्ते नहीं खुले? क्या पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की धरती से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने बातचीत का ऑफर नहीं दिया? क्या उस वक्त भी रिकंसिलिएशन या डायलॉग इन इंटीरियर लेवल पे क्या नहीं हुआ? यही वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर में बातचीत हुई थी और उसी के फौरन बाद मुफ्ती मोहम्मद से जो कि पीडीपी के सरबराह थे, उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ और बाकायदा तौर पर एक कॉमन एजेंडा बना और उस एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी ने भी माना कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। कल ही महबूबा मुफ्ती ने किसी टीवी चैनल के साथ बात करते हुए ये कहा कि बीजेपी ने ये सारी चीजें मानी और उन्होंने ये तक कहा कि बीजेपी ही वो क़यादत है जिसने जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट के साथ बातचीत के लिए बात करने का मौका। बिल्कुल, पीडीपी कह रही है कि पाकिस्तान से बातचीत हो, लेकिन बातचीत करे तो कैसे करे? माहौल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आप देख रहे हैं, चाहे वो सीमावर्ती इलाकों में हो, लगातार सीज़फायर उल्लंघन कर रहा है। आपने देखा आतंकवाद तो अपनी धरती से खत्म नहीं कर रहा। हालांकि वहां के वजीर आजम ये दावा तो करते हैं कि हम बातचीत करेंगे भारत के साथ और पूरी तरह से मामला सुलझाएंगे, लेकिन बातचीत आखिर की कैसे जाए? माहौल तो नहीं है। देखिए हर्ष जैसा कि सुषमा स्वराज ने भी ये कहा था कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि भारतीय सरकार का ये स्टैंड है कि जब तक न दहशतगर्दी बंद हो जाएगी तब तक बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन ये बातचीत सिर्फ जम्मू कश्मीर की विज़ाविज़ क्यों की जाती है, ये लोगों का सवाल है। क्योंकि जब इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब क्या नाम है, करतारपुर कॉरिडोर ऑन हुआ तो लोगों का ये सवाल है, पॉलिटिकल पार्टीज का ये सवाल है कि क्या उस वक्त पाकिस्तान वो दहशतगर्द मुल्क नहीं था जिसपे आप ये लेबल लगाते हैं कि वो दहशतगर्द है? उस वक्त बातचीत कैसे चली? उस वक्त डिप्लोमेटिक स्तर पर बात कैसे चली? ये चीजें हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को लेकर काफी आजूदा है कि जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ जो मुल्क की सरकार है उन्हें वो दिल खोल लेना चाहिए। फिलहाल सुषमा स्वराज की आपने बात की, आपको भी ध्यान होगा सुषमा स्वराज ने बोला था बातचीत हम कर लेंगे, मसूद अजहर को हमें सौंप दें। वो जो आतंकवादी मसूद अजहर है, जो पूरे टेरर फंडिंग वहां पर चल रही है, सब कुछ वहां पे चल रहा है, मसूद अजहर को हमें पाकिस्तान सौंप दे, क्योंकि हमने सबूत दिए हैं, बातचीत हम कर लेंगे, पूरा रास्ता बातचीत का अपनाया जाएगा। तो पाकिस्तान तो ऐसा कर नहीं रहा ना। देखिए बातचीत के लिए एक प्रोसेस होता है, इसमें भी कोई शक नहीं। और जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और इसका स्टैंड, हालांकि यहाँ मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी काफी जो पॉलिटिकल सोच रखने वाले, जो पॉलिटिकली काफी मैच्योर है और कुछ इंटेलेक्चुअल, जहाँ तक कि पॉलिटिकल क़यादत का भी ये मानना है कि इस बार पाकिस्तान में समहाउ कहीं ना कहीं एक ऐसी क़यादत आई है जो बातचीत को अपनाना चाहती है। और हमने देखा किस तरह से जस्टिस पार्टी से लेकर बाकी लोग यहाँ पर इस बात के लिए जोर देते रहे कि मुल्क की सरकार, यानी भारत की
सरकार को भी चाहिए कि वह बातचीत के ज़रिए में आ जाए, क्योंकि इससे ही सभी मामला का हल निकाला जा सकता है। हालांकि अटेम्प्ट लास्ट टाइम जो हुआ है 26 फरवरी के दिन हमने देखा कि किस तरह की सिचुएशन दोनों देशों में बनी थी, तो उससे कहीं ना कहीं दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन उस सिचुएशन से और कम होने के लिए अब बातचीत ही एक रास्ता बन गया और एक ऐसी होप बन गई कि जब भारत में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे और उसके बाद एक नई क़यादत, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, कांग्रेस की होगी या किसी भी दल की होगी। बिल्कुल हिलाल, एक आखिरी सवाल, आपने नई सरकार की बात की, तो क्या पॉजिटिव रोल अपनाने की जरूरत है रियासत जम्मू और कश्मीर में, जो रीजनल पार्टीज भी है? क्योंकि जब वजीर आजम साहब इस तरह का बयान देते हैं कि कार्रवाई जारी रहेगी, सख्ती से निपटा जाएगा जो इस तरीके से, और दूसरी तरफ यह आवाज उठती है कि स्टेक होल्डर से सबसे बातचीत की जाए, जब दोनों पार्टियां अलग अलग नजरियात रखती हैं और ऐसे में अवाम का या स्टेट का सीधे तौर पर नुकसान ना हो, ऐसे में क्या पॉजिटिव रोल जो है अदा करने की जरूरत है इस वक्त, खासतौर से जब पड़ोसी मुल्क के साथ भी ताल्लुकात कहीं ना कहीं कशीदगी का शिकार हो रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों का हर वक्त ये एक नुक्ता रहा है कि सेपरेटिस्ट को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि अब जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है उन्हें भी नेग्लेक्ट किया गया है। यानी इस बात को हम फरामोश भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल क़यादत है, चाहे वो मेन स्ट्रीम ही क्यों ना हो, तो उन्हें नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका एक स्टेक है, एक स्टेक होल्डर है। तो उनकी जो डिमांड्स है, हालांकि आपने देखा कि किस तरह से पंचायत इलेक्शन से लेकर ही किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल जो बरक्स स्टेप्स थे वो लिए हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्या मिलिटेंसी कम हुई? क्या हालात ठीक हुए? आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से 2 दिन के लिए हाईवे बंद किया गया और उस पर हम अवामी रुझान भी देख रहे हैं, अवाम का गुस्सा देख रहे हैं। क्या ये सिचुएशन को ठीक करने में मदद कर सकती है? ये जो मुल्क की क़यादत या जो मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स या जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें इस बात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान और उस पर तज्जिया निगारों के क्या तज्जिए हैं और साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी क्या कुछ सोचते हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वजीर आजम साहब की तरफ से कल 2-3 अहम मामलात पर बयान सामने आया है। बसपा को लेकर कांग्रेस की तरफ से जारी मंशूर, उसमें जो तमाम चीजें मेंशन की गई हैं वो, और साथ ही साथ रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से जब पीडीपी के साथ उनका गठबंधन टूटा, उसके हवाले से जब सवाल किया गया एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान, इस वक्त उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो हमारा नजरिया था, जिस लिहाज से हम चल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बचती नजर आ रही थी, हट रही थी, और यही वजह थी कि पार्टी ने पीडीपी से उनको हाथ अलग करना पड़ा। तो बिल्कुल लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू सामने आया है। अब जरा एक गृह मंत्रालय की खबर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि गवर्नर रूल होने के कारण सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है और बताया है कि 219 लोग ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा हटा ली गई है। ये आंकड़ा भी दिया गया है। लगभग 2768 पुलिस कर्मियों को वापस ले लिया गया है। 390 जो वाहन है उनको वापस लिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से पूरी तरीके से आंकड़ा दिया गया। पिछले दिन आपको याद होगा कि कहा गया था कि कुछ जो लोग हैं जिनके पास सुरक्षा है उनसे वापस ली जाएगी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर कोई और बड़े तमाम नेता जिनके पास सुरक्षा थी, उसको अब वापस हटाया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा दिया गया, जो हमने आपको बताया कि 920 लोग कुल मिलाकर ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा हटाई गई है, जिसमें पुलिसकर्मी की तादाद 2780 बताई जाती थी, जो सुरक्षाकर्मी उनके पास लगे हुए थे। अब उन्हें किसी और काम में रखा जाएगा। और वाहन की अगर बात करें तो 390 के करीबन वो वाहन थे जो उनके पास लगे हुए थे। मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टी को जो नेताओं थे जिनसे सुरक्षा वापस ली गई है, अब उन वाहनों का प्रयोग किसी और काम में कर लिया जाएगा। तो आसिफ, ये गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। बिल्कुल, करीब 400 गाड़ियां हैं जो अब पुलिस दीगर तमाम कामों में या एजेंसीज इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी अगर हिफाजती दस्तों की बात करें तो 390 के आसपास जो गाड़ियां हैं वो अब आजादाना तरीके से दूसरे उन कामों में या पॉलिटिशियंस के साथ जो सिक्योरिटी थी उससे हटाकर, और करीब 3000 ऐसे जवान हैं जो सिक्योरिटी हटाई गई है या विदड्रॉ की गई है। उस सिक्योरिटी में करीब 3000 जवान बनते हैं। वो अब तमाम नेताओं के साथ, इनमें कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स भी थे जिनमें 22 लीडर्स के नाम आए थे, जिनसे सिक्योरिटी सरकार ने हटाने का फैसला किया था। और सिक्योरिटी हटाने के बाद काफी घमासान भी बचा था रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, और मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से जो बयानबाजी है वो शुरू हुई थी। ताहम कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर
और वजीर कानून रह चुके रियासत जम्मू और कश्मीर के अब्दुल हक खान साहब की तरफ से कल बयान सामने आया और उन्होंने हुकूमत के इस फैसले को आड़े हाथों लिया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक वो भी मिसाल पेश की जब पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात से पहले उन्हें ये कहा गया था, एश्योरेंस दी गई थी कि आप लोगों के लिए सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वाकयात हुए जहां मिलिटेंट्स की तरफ से या अननोन गनमैन्स की तरफ से टारगेट किया गया था कुछ सोशल वर्कर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को या उनके जो करीबी थे, हिमायती थे उनको। और उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया था कि जो तमाम लोग ऐसे हैं जो खासतौर से सेपरेटिस्ट हैं या जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं ताल्लुकात मिलिटेंसी से भी पीछे रहे हों और बाद में वो मेन स्ट्रीम में आए हों, उनसे भी सिक्योरिटी जो है वापस ली गई थी, विड्रॉ की गई थी और इनमें जो गाड़ियां थी जो उन्हें प्रोवाइड की गई थी सरकार की तरफ से, रियासती इंतजामिया की तरफ से, वो भी हटाई गई थी। ताहम पीडीपी की तरफ से कल बयान सामने आया और पीडीपी ने कहा कि वो इस फैसले से हैरानी में है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से पहले उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि आप लोगों के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम होंगे और किसी भी लीडर को दौराने इलेक्शन कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सरकार की तरफ से उनके साथ वादा किया गया था। ताहम अब हैरानी इस बात की जताई है पीडीपी ने क्योंकि अब रियासती इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी हटाई जा रही है और माना यह जा रहा है कि पीडीपी की तरफ से जो कल कहा गया कि उन नेताओं की, उन लोगों की भी इसमें सिक्योरिटी हटाई गई है जो हसास इलाकों में रहते हैं और नामुवाफिक हालात के अंदर काम करते हैं, समाज की खिदमत करते हैं। ताहम उनसे भी सिक्योरिटी हटाना ये एक हैरानकुन फैसला खासतौर से पीडीपी के लिए था। पीडीपी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब्दुल हक खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। पहले पिछली इतनी गवर्नमेंटें आई 90s के बाद इनकी सिक्योरिटी रही, चाहे पीएसओ रहे, इनके पास रहे और आज उन्होंने कल के निकाला है एक और ऑर्डर 300 के 400 के आसपास की, उन्होंने उनकी भी सिक्योरिटी जो है विड्रा कर दी है और डाल दिया है सोशल मीडिया पे कि इन लोगों की हम सिक्योरिटी विड्रा कर रहे हैं, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल। तो ये जो कुछ चीजें इस वक्त कर रहे हैं हम जिस वक्त ये हमारा पीडीपी का जिस वक्त हमारे लोग मिले थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जब फुल कमीशन यहाँ श्रीनगर में बिठाया था, उस वक्त हमने फुल उनसे बात की थी, डिटेल में बात की थी कि ऐसा एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन का इन द स्टेट, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये हर हफ्ते 5 दिन के बाद सिक्योरिटी विड्रा करने जाते हैं। जो गाड़ी मुझे अलॉट की उसको वर्कशॉप भेजना पड़ा ओवरहालिंग के लिए और अभी उसकी ओवरहालिंग हुई नहीं है और इलेक्शन खत्म होने को करीब है। तो ये जो एक सिनेरियो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हुआ है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर वालों ने, इट लुक्स जैसे उन्होंने कुछ आउटसोर्स चीजें की हुई है। कई सवालात खड़े किए हैं। लगातार अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। पिछले दिनों आसिफ आपको भी याद होगा कि सिक्योरिटी वापस लेने का एक पूरी तरह से रिपोर्ट दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता जो उनकी सिक्योरिटी वापस दी जाए। कई राजनेताओं के नाम भी इसमें सामने आए और अब सिक्योरिटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो पुलिसकर्मी उनके सुरक्षा में लगे हुए थे कुछ राजनीति और अलगाववादियों की सुरक्षा में, उनको किसी और काम में लाया जाएगा। जो गाड़ियां उनके पास लगी हुई थी उनको किसी और काम में लाया जाएगा। पीडीपी का बयान हमने आपको सुना है कि पीडीपी कहती है कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है, चुनाव से पहले आखिर क्यों किया जा रहा है। बयान हम सुन रहे थे पीडीपी का। पीडीपी लगातार इस पे सवाल खड़े कर रही है। बाकी रीजनल पार्टियों का भी यही कहना है। बिल्कुल, मुतअद्दिद सियासी लीडरान की सिक्योरिटी हटाने पर पीडीपी की तनकीद और एक तरफ ये सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात और दूसरी तरफ जो पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों की बात करें तो रियासत के अंदर एक और मुद्दा गरमाया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, उधमपुर से बारामूला तक, शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले तक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फैसला रियासती इंतजामिया की जानिब से लिया गया है कि शाहराह हफ्ते में 2 दिन यानी बुध और एतवार को बंद रहेगी। बंद इसलिए नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि आम लोगों के लिए जो है वो उन्हें उस शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं होगी। ताहम बनिहाल से लेकर श्रीनगर, काजीगुंड, ये तमाम इलाके जो बारामूला तक आते हैं, उनके बीच में सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया था और इस फैसले के बाद रियासत के अंदर तमाम सियासी जमातों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कल हमने देखा मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों ने इस फैसले की मुखालफत की और ये कहा गया कि इससे आम लोग जो हैं वो खुद को दबा हुआ महसूस करेंगे, इससे वो ऐसा महसूस होगा कि उन्हें अलग कर दिया गया है और ऐसा कहीं ये बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं उन पर ये असरात मुरतब ना हो हाईवे बंद करने के, क्योंकि तालीमी इदारे पहले ही
खराब हालात के बायस बंद रहते हैं, और जब बीच में सर्दियों की छुट्टियां रहती हैं और उसके बाद दोबारा शुरुआत होती है, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, तो इस तरह के फैसलों से उनके भी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना गिर सकता है और उनके फ्यूचर पर या उनकी पढ़ाई मुतासिर हो सकती है। तो एक तरफ जहां ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था और तमाम तर सियासी और गैर सियासी अंजुमनें जो थी उनकी तरफ से इस फैसले की मुखालफत की गई थी, ताहम दूसरी जानिब कल श्रीनगर में सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत अहम चीजें कही, क्योंकि लगातार इस फैसले पर जब सवाल उठने लगे थे तो इंतजामिया की तरफ से भी जवाब दिया गया। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर बंदिशों का इतलाक कल एतवार से इस हुक्मनामे के तहत जो बंदिशें आयद हो जाएंगी और हफ्ते में 2 दिनों की जो पाबंदी के अहकामात आम लोगों के पर जो लगाए गए थे ताकि जो सिविलियन मूवमेंट हो, जो ट्रैफिक हो सिविलियन, उसको जाने की इजाजत नहीं होगी। उसके बाद जब हर जगह से आवाजें उठने लगी तो सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने इस पर कल जवाब देते हुए कहा कि मरीजों, तुलबा यानी स्टूडेंट्स जो हैं, साथ ही साथ सयाहों जो बाहर से टूरिस्ट रियासत जम्मू और कश्मीर पहुंचेंगे और दीगर इमरजेंसी कोई मामला अगर होता है तो ऐसे में जांच के बाद इन्हें शाहरा पर चलने की इजाजत दी जाएगी। यानी डिविजनल कमिश्नर का यह मतलब कि इमरजेंसी हालात में किसी के लिए शाहरा बंद नहीं होगी, लेकिन अगर कोई झूठ बोल के जाता है, कोई अगर इस तरीके से जाती काम के लिए निकलता है और ये समझ के कि इंतजामिया को वो इस तरह की बातों में मनवा लेगा और वो शाहरा पर चलना चाहेगा, ये तमाम चीजें नहीं चलेंगी। तमाम तर जो जांच होगी वो इंतजामिया की तरफ से की जाएगी, सिक्योरिटी एजेंसियां होंगी और जम्मू कश्मीर पुलिस होगी, साथ ही साथ इजाफी दस्ते होंगे, हर जगह तैनात होंगे, अलग अलग नाकों पे जो चेकिंग होगी, चेकिंग पॉइंट्स पे उनकी जांच होगी और उसके बाद इमरजेंसी हालात में ही साथ में यह भी कहा गया कि सयाहों की जो गाड़ियां हैं उनको जांच पड़ताल के बाद ही शाहरा पर चलने की इजाजत होगी। जबकि एयरपोर्ट जाने वाले जो मुसाफिर हैं, जो टिकट्स जिनके ऑलरेडी हो चुके होते हैं और इमरजेंसी हालात में उनको निकलना होता है और उसी दिन निकलना पड़े जिस दिन बंदिशें आयद हो, उस दिन इनकी टिकटें जो हैं उनकी जांच होगी। बसीर अहमद खान के मुताबिक जिला तरक्याती कमिश्नरों को, जो तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, उनको ये अहकामात सादिर किए गए हैं और शाहरा पर कायम जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं या नर्सिंग होम हैं, इनकी तफसीलात जो हैं वो जमा की जाएं ताकि आने वाले इस 1 से 1.5 महीने यानी 31 मई तक ये जो पाबंदियां रहेंगी, बंदिशों का इतलाक रहेगा, इस दौरान किसी भी शख्स को परेशानी ना हो, खासतौर पर तलबा को, सयाहों को और आम इंसान जिनको इमरजेंसी के लिए निकलना है, ऐसे किसी को शाहरा पर निकलने की इजाजत नहीं होगी। ताहम साथ ही साथ ये भी कहा गया इंतजामिया की तरफ से कि शाहरा के आसपास जो लिंक रोड्स हैं उनको बंद नहीं किया गया है, बल्कि हाईवे पर ही ये पाबंदियां होंगी। ताहम सवाल अब यह भी है कि अगर हाईवे बंद किया गया है तो लिंक रोड्स को फिर क्यों नहीं, क्योंकि लिंक रोड्स इंतजामिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लिंक रोड्स खुले रहेंगे और लिंक रोड्स का सीधा राब्ता जो है वो हाईवे से है और करीब 50 ऐसे लिंक रोड्स हैं जो श्रीनगर और काजीगुंड के बीच में ही आते हैं, जो शाहरा पर कई इलाकों को, हजारों लाखों लोगों को हाईवे से जोड़ते हैं और शहर का वो रुख करते हैं। ताहम ऐसे में उनके लिए मुश्किलात और भी बढ़ सकती हैं और इंतजामिया की तरफ से कहीं ना कहीं ये साफ नहीं किया गया कि जो लिंक रोड्स थी उन पर पाबंदी आयद क्यों नहीं है, सिर्फ जो हाईवे है उसी पे मुख्तलिफ जोन्स क्रिएट किए गए हैं। इस दौरान पुलिस और साथ ही साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कॉपरेशन से आने वाले कुछ दिनों में यानी 31 मई तक ये जो पाबंदियों का, बंदिशों का इतलाक रहेगा उसको कामयाब बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएगी। और ऐसे में उसातिज़ा, टीचर्स के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं या दीगर अमले जो हैं, खुसूसी तौर पर इन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इनको इंतजामिया की तरफ से कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे जिनकी बिना पर ये शाहरा का सफर कर सकते हैं, शाहरा की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को स्कूल जाना होता है, दफ्तर जाना होता है और साथ ही साथ कामकाज पे जरूरी अशिया खरीदने के लिए या जो लोग घरों से जरूरी कामों के लिए निकलते हैं और उसके साथ साथ सयाह कहीं भी ट्रैफिक के दौरान ना फंसे, उनकी गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है, उनके तमाम तर जो दस्तावेजात हैं वो चेक होंगे, उनकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद ही इंतजामिया उन्हें श्रीनगर के अंदर या वादी के दूसरे इलाकों के अंदर जाने की
इजाजत देगी। तो बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से रविवार और बुधवार को हाईवे बंद रखा गया है, लेकिन कई सारे सवालात भी खड़े हो रहे हैं। अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोग भी यही कहते हैं कि इससे थोड़ी मुश्किल तो आएगी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा किया गया है और पूरी तरह से रविवार और बुधवार को सिर्फ जो सुरक्षा काफिला होगा वो वहां से गुजरेगा, लोग वहां से नहीं जा सकेंगे, लोगों की गाड़ी वहां से नहीं गुजर सकेगी। अगर कोई लोगों के लिए गुंजाइश रखी गई है, खुदा न खास्ता अगर कोई सड़क हादसा पेश आ जाता है या फिर कोई और मजबूरी है, मरीजों को जाना पड़े, कोई डिलीवरी केस है, इस तरह का कोई मामला होता है तो इमरजेंसी की सूरत में इंतजामिया की तरफ से गुंजाइश रखी गई है कि उनको जाने की इजाजत दी जा सकती है। ताहम इसके लिए जो है पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत होगी। आम लोगों को इस तरीके से जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और एतवार से यानी कल से जो है ये बंदिशों का इतलाक नाफिज हो जाएगा। ये एक तरफ बात, और दूसरी तरफ अब रुख करते हैं जम्मू का, जहां किसान बेहद परेशान है। और बिल्कुल न सिर्फ जम्मू में बल्कि जम्मू के आसपास के वो इलाके जिनमें सांबा जिला आता, कठुआ आता, राजौरी, पुंछ भी आता है, और ज्यादातर इलाके वो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलते हैं या बैनुल अक़वामी सरहद से, इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलते हैं। बिल्कुल सांबा और आरएसपुरा में हमने देखा है कि किसान सबसे ज्यादा परेशान इसलिए रहते हैं हर्ष, क्योंकि यहाँ पे फसल पहले मौसमी हालात की वजह से खराब होती है। दूसरा, यहाँ पे परेशानी लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लगातार सरहद पार से जो है गोलीबारी का सिलसिला जारी रहता है। कारण ये भी है कि फसल तो इतनी बार अच्छी हुई है लेकिन उसके दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उसके अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए भी किसान परेशान है। ये फसल आप देख रहे हैं, ये किसानों का कहना है कि फसल तो अब की बार अच्छी हुई लेकिन उचित दाम उनको नहीं मिलता। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ उचित दामों का नहीं मिलना। तो देश का अन्नदाता, कभी आप सड़कों पर देखते हैं कि सड़कों पर अन्नदाता परेशान है। स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए जहां वो मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने दामों की यानी जो फसल है उसके उचित दामों की मांग कर रहा है, क्योंकि किसान यही कहता है कि जितने दामों में वो फसल को उगाता है उतने दाम भी उसे नहीं मिल पाते। अब की बार जम्मू में फसल तो अच्छी हुई लेकिन उसके दाम अच्छे नहीं मिल रहे। बिल्कुल, अगर कुछ दिन पहले की बात हम करें हर्ष, तो हमने एक रिपोर्ट भी बताई थी, एक खबर बताई थी अपने नाजरीन को, देखने वालों को, कि किस तरीके से किसानों की परेशानी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि मौसमी हालात की वजह से या बारिशें इतनी हो गई थी कि लोगों की फसल पूरी तरह तबाह हुई थी। और जिन इलाकों में फसल हुई है उन इलाकों में नुकसान इसलिए लोगों का क्योंकि एक तो सरहद पर बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए आधे आधे उनके खेत सरहद के उस पार आते हैं और डिवाइड हो जाते हैं, एक वो नुकसान। दूसरा नुकसान उनको साफ तौर पे अगर इस तरह की फसल गेहूं हो या कोई और फसल हो वो अच्छी पैदावार हो जाती है, जैसा कि इस बार है। किसानों के मुताबिक अगरचे इस साल पिछले साल के मुकाबले फसल अच्छी है, ताहम सबसे बड़ी जो दिक्कत है जम्मू शहर के अंदर या सांबा के अंदर इस तरह कोई मंडी नहीं है जहां सरकार की तरफ से जो रेट हैं, जो दाम हैं वो लागू हो सके, क्योंकि मनमानी होती है तो वो व्यापारियों की तरफ से होती है और व्यापारियों की तरफ से इस मनमानी का शिकार उन किसानों को होना पड़ता है जो साल भर मेहनत तो करते हैं लेकिन आखिर में उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बिल्कुल आसिफ, वक्त बेहद कम है, हम किसानों की बात कर रहे हैं क्योंकि किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है। लोकसभा चुनाव है आसिफ, बयानबाजी किसानों को लेकर काफी हो रही है कि किसानों के हम कर्जा माफी करेंगे, किसानों के लिए ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आखिर केंद्र में जो सरकार बनेगी वो किसानों को लेकर क्या करेगी, क्योंकि आज तक ऐसा किया नहीं गया। प्रोग्राम में आज बस इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर लगातार देते रहिए, जो खामियां हैं उसे दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे और मेरे आसिफ जो साथी हैं मेरे, उनको इजाजत दीजिए। नमस्कार, अल्लाह हाफ़िज़।